खालिद भी मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है। जैसे रॉन फायरिंग दस जाने के ऊपर होगी। कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में आपको। यदि आप सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या आतंकवादी हमला है, तो ये एक बड़ी भूल है। एक ऐसी भूल जिसे हम सामूहिक रूप से कई दशकों से कर रहे हैं। पहलगाम हत्याकांड कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि भारत में जारी उसी गृहयुद्ध का हिस्सा है जिसकी चर्चा सांसद निशिकांत दुबे ने की थी। एक नागरिक और एक राष्ट्र के रूप में यह स्वीकार करना होगा कि भारत एक आंतरिक युद्ध के बीच में है। हम इसे गृहयुद्ध कहें या धार्मिक युद्ध या कुछ और नाम दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। पहलगाम में लोगों को नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कश्मीर में 3 दशक से अधिक समय से यही तो होता रहा है। 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, वो भी उनके हिंदू होने के ही कारण था। उनकी लड़ाई हिंदुओं से ही है। समस्या को समग्रता में देखना आवश्यक है। देश का कोई भी राज्य हो, हिंदू आज अपना कोई भी त्योहार शांति से नहीं मना सकते। उन्हें कभी भी किसी बहाने से गोली मारी जा सकती है। त्योहार ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर खुश हुए तो मकान, दुकान और कारें जलाई जा सकती हैं। यही स्थिति राजधानी में भी है, जहां कई इलाकों में हिंदू अब हनुमान जयंती और रामनवमी जैसे पर्व नहीं मना सकते। दिल्ली से सटे मेवात में कुछ समय पहले जो कुछ हुआ वो गृहयुद्ध नहीं था तो क्या था? बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे? क्या दुनिया का कोई अन्य देश होगा जहां बहुसंख्यक समुदाय पर सरकार प्रायोजित अत्याचार हो रहे हों? उन्हें अपने त्योहार मनाने पर सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता हो? वक्फ एक्ट पर यदि केंद्र सरकार से समस्या है तो भी मारे वहां के हिंदू ही जाते हैं। हजारों हजार लोगों को घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी मणिपुर की है। शत्रुओं को पता है कि वे क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करना है। छतों पर पत्थर हथियार जमा करना, खाली पड़ी भूमि पर दरगाह मजार बनाकर कब्जा करना, हलाल के नाम पर समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित करना, देश के सभी रणनीतिक हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हाईवे के किनारे बस्तियां बसाना अनायास ही नहीं है। ये सब उसी गृहयुद्ध के अगले चरण की तैयारी है। ऐसा संकट सामने है तो हमारा शासन तंत्र क्या कर रहा है? इसे कश्मीर के ही उदाहरण से समझते हैं। वर्ष 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाया तो पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। लेकिन तब तक सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के निर्णय की समीक्षा शुरू कर दी। कोर्ट को पता था कि वे धारा 370 को वापस लागू नहीं करवा सकते, इसलिए उन्होंने चुनाव की रट लगानी शुरू कर दी। केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि वो 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं। ये न्यायालय का काम नहीं था, फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट के आगे घुटने टेक दिए। एक ऐसा राज्य जो आतंकवाद के लंबे दौर से अभी अभी बाहर निकला था, वहां पर चुनावों ने आतंकवाद की चिंगारी को फिर से भड़का दिया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ गई जिसने 1990 में हिंदुओं का नरसंहार और पलायन करवाया था। इसलिए यदि कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृहयुद्ध भड़का रहा है तो इसमें गलत क्या है? जो कश्मीर में हुआ वही अब मणिपुर में भी हो रहा है। मणिपुर हिंसा भी न्यायपालिका के एक आदेश की प्रतिक्रिया में शुरू हुई थी। जब तक हिंदू मारे जाते रहे वे चुप रहे और जैसे ही पलटवार होने लगा स्वतः संज्ञान लेकर नौटंकी आरंभ कर दी।
रोज रोज सरकार को चेतावनियां जारी की जाने लगीं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पूरी टीम मणिपुर का दौरा करने पहुंच गई। क्या ये न्यायपालिका का काम है? ऐसा करके वे किसको सहायता पहुंचा रहे हैं? कोई युद्ध एक दिन अचानक नहीं भड़क उठता। वो उस आग की तरह होता है जिसकी लौ धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ताकि शत्रु को पता भी ना चले कि वो चारों ओर से घिर चुका है। युद्ध केवल तोप और तलवार से नहीं लड़े जाते। संविधान, कानून की धाराओं और मानवाधिकार को भी किसी राष्ट्र को नष्ट करने के लिए हथियार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। वे हमें जातियों, प्रांतों और भाषाओं में बांट रहे हैं और हम बंट भी रहे हैं। हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भ्रम नहीं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि काफिर के साथ क्या करना है। भारत का पूरा शासन तंत्र, चाहे सरकार हो या न्यायपालिका, उन्हें समझना पड़ेगा कि हम युद्ध के बीच में हैं। युद्ध में शांतिकाल के नियम नहीं चलते। संविधान और कानून भी तभी रहेगा जब देश रहेगा। ये इस बात को समझ सकें, इसके लिए पहले जनता को जागना और अपनी आवाज उठाना होगा। चलिए, स्वागत है आपका इस ज्ञान चिकित्सा में। इस कक्षा के तहत हम सभी रोगों का इलाज करते हैं और हर रोग का इलाज बड़े आसानी से हो सकता है। इतना आसान हो सकता है जैसे आग को बुझाने के लिए पानी का काम करता है। उसी प्रकार हमारी इस गो विज्ञान चिकित्सा के अंदर जो भी व्यक्ति सीखता है वो एक बार नहीं, कई बार सीखने का प्रयास भी करता है और धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में ये वस्तु आ जाती है। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं प्रकृति प्रारब्ध होने के कारण और सभी की उम्र बढ़ रही है, सभी का मौसम भी बदलता रहता है, कई सारी गणित है और कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न खड़े होना जायज है। लेकिन प्रश्न चाहे कितने भी हो, किसी भी प्रकार के हो, आज गणित भी 2 + 2 का मतलब 4 ही समझता है, 2 + 2 का मतलब 6 नहीं समझता। चाहे बीएड करा हुआ, चाहे डॉक्टरेट करा हुआ है, चाहे अनपढ़ है, तो भी 2 और 2 4 ही गिनता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2 और 2 6 गिनता है या 2 और 2 12 गिन लेता है? ऐसा कोई नहीं है ना। कारण सिर्फ इतना सा है कि भाई हम जो है एक ऐसी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं जो जिस व्यवस्था का नाम ऑटोमेशन है। और ये ऑटोमेशन व्यवस्था हमें ही नहीं जोड़ रखी, बल्कि ब्रह्मांड की सारी विषय वस्तु को जोड़ के रखा हुआ है। और ये सारी विषय वस्तु को जोड़ के रखने के साथ साथ उन्हें नियम बताया हुआ है कि भाई इस प्रकार से चलोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, अन्यथा परेशानी आपके पल पल में खड़ी है। अगर